आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम जोबिका लियाकत है। भारत 24 पर इस वक्त आप दहाड़ देख रहे हैं। आज एक बड़ा फैसला आया है वाराणसी की जिला अदालत से ज्ञानवापी को लेकर। सुबह से जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी शाम 4:10 पर आई। ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति दे दी। वाराणसी कोर्ट ने एएसआई के सर्वे की इजाजत देते हुए ये कहा कि विवादित हिस्से को छोड़कर, यानी जहां पर ज्ञानवापी का वजू खाना है और जहां पर शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, उस इलाके को छोड़कर बाकी जो एंटायर इलाका है यानी परिसर है वहां पर सर्वे को मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने अपने फैसले में जो बड़ी बातें कही है उसमें क्या है आप वो समझ लीजिए। ये कि वजूखाने को छोड़कर सर्वे किया जाएगा। 4 अगस्त तक एएसआई को रिपोर्ट देनी होगी। कवर एरिया को छोड़कर बाकी जगह का सर्वे होगा। ढांचे को बगैर नुकसान पहुंचाए सर्वे किया जाना है। पिछली दीवार, पिलर, तहखाने का सर्वे किया जाना है। वो पश्चिमी दीवार, वेस्टर्न जो वॉल है उसका भी बार बार यहां पर जिक्र हो रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने जबरदस्त उत्साह का मुजाहरा करते हुए बाहर निकलते ही हर हर महादेव के नारे लगाए। हर हर महादेव के जयकारे से पूरा परिसर गूंज उठा कोर्ट का। उधर मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। अब सवाल यह है कि शिव के सत्य पर आखिर आशंका और शंका क्यों है। सवाल यह भी है कि ज्ञानवापी को लटकाने का खेल क्या खत्म हो गया है। और सवाल यह भी है कि हिंदू पक्ष की आगे की राह आसान है या फिर अभी संग्राम बाकी है। इन्हीं सवालों के साथ आज की दहाड़ शुरू करते हैं, लेकिन पहले आप देखिए आज हुआ क्या कुछ। ज्ञानवापी जजमेंट डे। अब किसी भी पल ज्ञानवापी का फैसला आ सकता है। बड़ी खबर अवनीश बता रहे हैं। जिला जज कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं और एएसआई सर्वे की मंजूरी मिल चुकी है। इस वक्त का बड़ा फैसला है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहाँ उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहाँ जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। जो इन्होंने तलवारों की नोकों से हमारी सच्चाई को छुपा के रखा था, आज कलम की ताकत से हमने जीत के दिखाया है। हर हर महादेव। जो उनके एएसआई सर्वे का एप्लीकेशन था उसको मंजूर कर लिया है। आज का आदेश 100 करोड़ हिंदुओं के लिए विजय का प्रतीक है। देखिए, आज का फैसला ऐतिहासिक फैसला है। हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होने वाला है। 4 अगस्त तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अब वो नकल लेने के बाद, आर्डर का अवलोकन करने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। हाई कोर्ट चले जाएंगे। हाई कोर्ट से तो आदेश आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। सब काम हो रहा। तो चलिए अब दहाड़ में इस बहस की शुरुआत करते हैं। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मुझे बताया जा रहा है कुछ ही देर में जुड़ेंगी। विष्णु शंकर जैन साहब का भी हम इंतजार कर रहे हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। अश्विनी दुबे अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। संदीप दुबे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। यहाँ स्टूडियो में कुर्सी खाली मैं देख पा रही हूँ। आचार्य नवल किशोर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हाजिर खान इनफैक्ट आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है।
नवल किशोर जी आपका। और ये लाइव जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ हाजिक खान साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुफ्ती शमून काजमी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आचार्य नवल किशोर जी आपसे कर रही हूँ और मेरे कैमरा पर्सन जो कैमरा नंबर 1 के पीछे हैं ज़रा उनको भी कह दूं कि नवल किशोर जी जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे मैं बात करना चाह रही हूँ। पहला सवाल यही है कि ज्ञान वापी मस्जिद में एएसआई सर्वे के जांच को लेकर रास्ता क्लियर हो चुका है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने ये कहा है कि ये हमारा संवैधानिक हक है, हम इसे चैलेंज करेंगे ऊपरी अदालत में। देखिए, निसंदेह वो उनको अधिकार है, संविधान अधिकार दिया है, कोई भी उसके विपरीत जा सकता है, परंतु जो सत्य है उसको झुठलाया नहीं जा सकता। ये तो वो भी जानते हैं कि हम भी जानते हैं कि वहाँ बाबा विश्वनाथ ही हैं, भगवान की ही है पूरा परिसर, और ये पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम कोई संविधान से बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। संविधान के दायरे में रह करके पूरे साक्ष्य के आधार पर अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल जब भी इसका निरीक्षण परीक्षण होगा वह मंदिर ही है, मंदिर ही था और मंदिर ही रहने वाला है, और साक्ष्य के आधार पर कोई जबरदस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं। अब ये शुरुआत है, वो आदेश दिया है सरकार ने, कोर्ट ने, हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमें पूरा विश्वास है प्रेम कोर्ट किशोर के जी, आदेश पर जो भी प्रेम किशोर जी बिल्कुल। आचार्य आप ये कह रहे हैं कि सत्य से पर्दा अब बहुत जल्दी हटने वाला है, उठने वाला है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, दूसरा पक्ष भी हमारा भाई है, आओ बैठो बात करके निपटा लेते हैं। अयोध्या में भी हमने कहा था, तो क्योंकि वो मंदिर है, वो मंदिर ही था, मंदिर को तोड़ करके बनाया, उसमें आप कोई दोषी नहीं है। हाँ। पर जो दोषी उनके साथ आप खड़े होने को कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है। प्रेम कुमार जी देखिए, दो पक्ष जब अदालत में लड़ते हैं हाँ। तो एक पक्ष की जीत होती है तो स्वाभाविक रूप से खुश होता है, और आज का दिन उस पक्ष का ज्ञान वापी मंदिर पक्ष का है। मैं इसे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष बोलने से परहेज करता हूँ। अच्छा, और तो आप कैसे फिर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हम ज्ञान व्यापी मंदिर पक्ष, ज्ञान व्यापी मस्जिद पक्ष। तो इसका मतलब ये मंदिर तोड़ने वाले, मंदिर बनाने वाले, इसका मंदिर ऐसे आप पर्चा करा सकते हैं। मैं इस रूप में नहीं चाहता बोलना कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष बोले, क्योंकि पूरी आवाम को पूरी धार्मिक रूप से जोड़ने की एक कोशिश होती है, उसके अपने इंटेंशंस होते हैं, हम उसमें शामिल नहीं होना चाहते। अच्छा। इसलिए हम इस तरह से तरीके से बोलते हैं। ये आपका तरीका मुझे वेलकमिंग लगा। आप ये कह रहे हैं एक ज्ञानवापी मंदिर पक्ष, एक ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष, ये दो अलग अलग पक्ष है। हिंदू मुसलमान इसमें करने की जरूरत नहीं है। हाजिक साहब आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, हिंदुस्तान में जब भी कोई मसला होता है और लोग कोर्ट में जाते हैं, चाहे वो सिविल का हो, क्रिमिनल का हो, और ये अधिकार हिंदुस्तान के संविधान ने दिया है दोनों पक्षों को। आज जो जैसा कि कोर्ट ने फैसला किया कि सर्वे किया जाएगा, तो उस पर अगर मुस्लिम पक्ष कोर्ट में ही जा रहा है और कह रहा है तो उसमें किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। संवैधानिक अधिकार है भारतीय नागरिक का, हर नागरिक का, कि अगर कोर्ट का फैसला लोअर कोर्ट से नहीं पसंद आए तो वो आगे कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कह सकता है। तो मुस्लिम पक्ष अब मेरा सवाल, हाँ आज़िक साहब मेरा सवाल, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये संवैधानिक आपको हक है और कानूनी तौर पर भी आपको हक हासिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं ये कह रही हूँ कि इसमें किसी को दिक्कत क्या हो सकती है कि एएसआई जांच कर दे? नहीं मैडम, किसी ने दिक्कत नहीं कही, हमने कह नहीं नहीं। सलमान पक्ष ने आपत्ति की, उन्होंने ये कहा कि हमारा संवैधान का अधिकार है, हमारा देश का संविधान हमें अधिकार दे। डर किस बात का है? मान गई, वो तो मैं मान गई, मैं तो कह रही हूँ कि आपका संवैधानिक अधिकार है ये, पर मैं कह रही हूँ कि एएसआई के सर्वे से दिक्कत क्या है? दिक्कत का तो कोई हमने ना, हमें लग रहा कोई दिक्कत विरोध तो कोर्ट में, तो फिर विरोध क्यों करना? विरोध किस बात का हो रहा है? विरोध के बाबरी, वो क्या कहते हैं, ज्ञान वापी मस्जिद का जो तस्करा हो रहा है, वो ज्ञान वापी मस्जिद नहीं है, वो फातिमा मस्जिद है। ज्ञान वापी मोहल्ला है और ज्ञान वापी एक कुआं है, और ज्ञान वापी उस पर इन्होंने दावा किया है। रावत जी रुकिए एक सेकंड, रावत जी रुकिए, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये पैनल जो मैंने बुलाया है ये हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं बुलाया है, बाकी सारी जगहों पर होता होगा हिंदू मुसलमान, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने ये हिंदुस्तानी पैनल बुलाया है, मैं लॉजिक और दलील पर बात करूंगी। मैं फिर बहुत क्लियरली कह रही हूं, आपको ये फैसला पसंद नापसंद हो सकता है, जैसे अभी आचार्य नवल किशोर ने कहा कि दूसरा पक्ष भी हमारा भाई है,
और इसीलिए अगर आपको कुछ दलील भी देनी है तो प्लीज किसी को बगैर ठेस पहुंचाए अपनी बात रखिएगा, ये मैं इतनी आपसे विनती कर रही हूं। बहरहाल हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील जो है विष्णु जी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। विष्णु जी, सबसे पहले तो आज जिस फैसले की आप उम्मीद कर रहे थे, आप इंतजार कर रहे थे, वो फैसला आ गया है। पहले डॉक्टर रिजवी जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने कहा रुबिका जी देखिए आप पत्रकार हैं, आपको इस तरीके से मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए थी। सीता जी हमारे साथ जुड़ी थी, मैंने उनको मुबारकबाद दी और ये बात सही है सर, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई इसमें पशुपेश नहीं है। मैं मुबारकबाद दूंगी इसलिए क्योंकि मैं सीता जी के संघर्ष को बहुत अरसे से देख रही हूँ। उन्होंने मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी है, वो संविधान के परे नहीं गई है और उस संघर्ष में अगर उनको कोई जीत हासिल होती तो मैं मुबारकबाद दूंगी, आज भी दे रही हूं, कल भी दूंगी। अब आती हूं मैं अपने मुख्य सवाल पर। मुस्लिम पक्ष ने कहा है वो हाईकोर्ट जाएगा, इसका मतलब वो 3 से 6 महीने वाला जो एएसआई का पीरियड है वो और बढ़ जाएगा। हाईकोर्ट में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि हम भी उनका स्वागत करेंगे, हम वहां पे खड़े रहेंगे हाईकोर्ट में कैविएट फाइल करके और उनका स्वागत करेंगे। हाईकोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट आए, पूरा सारा लीगल प्रोसेस जो है, हम कोई जल्दी में नहीं है, पूरे फोरम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे लीगल फोरम्स में हम अपनी बहस रखेंगे और कोर्ट को कन्विंस करेंगे कि ये केस, और आपको भी कन्विंस करने की कोशिश करूंगा मैं कि ये केस बिना एसआई सर्वे के निर्धारित नहीं हो सकता है। अब लॉजिक पे आ जाते हैं। मैं अगर ये पूछना चाहता हूं कि भाई वेस्टर्न वॉल जो है, मैं कहता हूं और हमारा क्लेम है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, कैसे प्रूफ करूंगा? ओरल गवाही दिलवा सकता है क्या कोई वकील पूरे देश का? अगर मैं कहना चाहता हूं सेंट्रल डोम के नीचे जो शिखर है ये हिंदू मंदिर के शिखर है, कैसे प्रूफ करूंगा? बिना ओरल गवाही के आधार पर प्रूफ होगा क्या? आज मैं कहना चाहता हूं कि जो नीचे खंबे मिले हैं ये हिंदू मंदिर के खंबे हैं, कैसे प्रूफ करूंगा? आज मैं कह रहा हूं कि वहां पे ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पे आर्टिफिशियल वॉल से उस जगह को सील किया गया, उसके अंदर अभी और भी शिवलिंग है, तो कैसे प्रूफ करूं? ऐसा ही इसका जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी के केस में पैरा 151 में कहा था 1994 6 SCC पेज 360 कि ऐसे केसेस को एएसआई ही सॉल्व कर सकती है। राम मंदिर के केस में पैरा 658 में 2020 1 SCC पेज 1 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को एएसआई की रिपोर्ट ही सॉल्व कर सकती है। इसीलिए एएसआई बहुत जरूरी है, बहुत एएसआई जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हाजिक साहब ये कह रहे हैं कि ये ज्ञानवापी नहीं, ये फातिमा मस्जिद है। वो ये कह रहे हैं कि हाजिक साहब ने ये बात नहीं की, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि आप जिस तरीके का सर्वे चाह रहे हैं उससे मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है। एग्जैक्ट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट की हियरिंग में मैं उस केस को आर्ग्यू किया मैंने, और कोर्ट की हियरिंग में मैंने कोर्ट के पटल पे बात कही थी और आपके चैनल पे भी बोल रहा हूं कि बिना डैमेज किए ये पूरा सर्वे किया जाए। और कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट रूप से किया है कि एएसआई 4 अगस्त तक रिपोर्ट सबमिट करे कि वो ये सर्वे कैसे करना चाहते हैं। अभी एएसआई जब रिपोर्ट सबमिट करेगी उसके बाद सर्वे शुरू होगा, तो डैमेज करने की बात तो आती ही नहीं है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बिना डैमेज किए ये सर्वे होना है, तो डैमेज की बात नहीं आती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये इसको फातिमा मस्जिद कह रहे हैं, पता नहीं, मैं आपको लॉजिक की बात कहता हूं। वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में कह रहे हैं कि इसको औरंगजेब ने बनवाया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में पहले कहा औरंगजेब ने नहीं बनवाया, ये मस्जिद बाय यूजर है। आज आपके सामने कह रहे हैं फातिमा मस्जिद है। तो भैया ये सारी चीजें तो हम डिसाइड करना चाहते हैं। क्या करेंगे उस डॉक्यूमेंट का जो एएस अल्ट्रेकर ने कहा था कि मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदू समाज का आदमी वहां तथाकथित मस्जिद की प्लिंथ पे पूजा करता रहा, ये मानते हुए कि हमारे ईश्वर हमारे आराधन अंदर है। हाँ। क्या करेंगे बनारस इलस्ट्रेटेड की उस किताब का जो जेम्स प्रिंसेप ने लिखी थी, जो बनारस के डीएम थे, जिन्होंने कहा था कि यहाँ पे अष्टमंडप का मंदिर था। क्या करेंगे उन यात्रा वृतांतों का जिन्होंने कहा था कि यहाँ पे हिंदू समाज के लोग इसी जगह पे पूजा करते चले आ रहे? क्या करेंगे दीन मोहम्मद की उस 12 लोगों की गवाहियों का जिन्होंने उस समय ब्रिटिश सरकार के टाइम पे ये गवाही दी थी कि यहाँ पे हम पूजा करते चले आ रहे थे? इन सबको छोड़ देंगे, वो सब फातिमा मस्जिद के लिए गवाही दी गई। हाजिक साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। विष्णु जी आप रुकिए ताकि वो जो सवाल पूछे आप उसका जवाब दें। हाँ, पहले फातिमी मस्जिद पर, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, उसी पे एक बात और कहना चाहता हूँ भैया, उस मस्जिद का कमीशन मैंने किया, उस मस्जिद के अंदर एक कैलेंडर लगा हुआ है, और झूठ बोल रहा हूं तो कोई करेक्ट करे। ज्ञान व्यापी मस्जिद, तो फातिमा मस्जिद के अंदर क्या ज्ञान व्यापी मस्जिद का कैलेंडर लगा दिया? सारे जो इनके रिकॉर्ड्स है उसमें ज्ञान व्यापी मस्जिद के रूप में दर्ज है। ठीक है, समझ गई मैं। कोर्ट में एफिडेविट है ज्ञान व्यापी मस्जिद के रूप में। वकील जी आप रुकिए एक सेकंड, हाजिक साहब जवाब दीजिए। रूबिका जी, 1500
अकबर ने इसको बनवाया 15वीं सदी में। मान सिंह और टोडामल ने इस मंदिर का निर्माण किया और उसी के साथ इस मस्जिद का निर्माण किया गया। उससे पहले सरकी नवाबों ने इसका मस्जिद को बनाया और औरंगजेब ने इस मस्जिद में टिप्टो, अकबर का ये सेंटर था, अकबर ने दीन इलाही चलाया था, उसका सेंटर था ये, इसलिए उसमें सारी मज़ाहिब की चीज़ों को रखा गया था अकबर ने, क्योंकि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी सारे मजहबों को एक मजहब की उनकी लेखनियाँ लेकर एक मजहब बनाया था। एक मजहब आप समझिए, जिसका नाम था दीन इलाही, वहाँ से उसको वहाँ पर पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में चलाया जाता था। इसलिए सारे मज़ाहिब की चीज़ों को अगर उन्होंने, जैसा कि हमारे वकील साहब कह रहे हैं, इस्तेमाल किया हो तो वो इस ब्याह पे किया। औरंगजेब ने इस मस्जिद को नहीं बनाया जो झूठा प्रचार होता है, इससे पहले कई बार बनी और कई बार टूटी और कई बार लोगों ने बनाई, लेकिन औरंगजेब ने उसको मॉडिफाइज किया और उसको बनाया दोबारा और उसको और खूबसूरत किया। इतना उसमें औरंगजेब का इस मस्जिद से कोई लेना नहीं देना नहीं है। असल इस मस्जिद के निर्माण करने वाले हैं सरकी नवाब और उन्होंने उसका नाम फातिमा मस्जिद रखा था। रही कोर्ट की बात, और कोर्ट इस बात पर बात कहते हैं, हमारे हिंदू भाई, बड़े भाई हमारे हैं देश के, वो बाबरी मस्जिद में भी ये कहते थे, लेकिन बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया तो 142 आर्टिकल के तहत लड़ाई चल रही थी कोर्ट में इस बात की कि इसका फैसला हो कि ये ज़मीन का किसका टाइटल है, किस कौन का मालिकाना हक है, लेकिन उन्होंने अपने विवेक पे हिंदू भाइयों को बाबरी मस्जिद दे दी और मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन दे दी गई। बड़े फ़ख्र से हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मंदिर बन रहा है, लेकिन जो 5 एकड़ ज़मीन दी गई उस पर कोई मस्जिद बनी, कोई पैसा दिया गया। ये देश में दुरंगी तरी राजनीति करने के, ये सियासी एतबार से राजनीति करते हैं। नहीं आसिक साहब, एक सेकंड, आप इसको क्यों, इसको पॉलिटिकल क्यों कर रहे हैं? सरकार का एक पैसा नहीं लगा। एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए। आप इसमें आप मोदी, बीजेपी, उसकी जरूरत है क्या? मैं उसकी बात ही नहीं कर रही, मैं तो कानून फैसला किया है। रूबिका जी, एक मिनट में कह रही हूं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है तो फिर क्यों कह रहे हैं कि हमने बनवा रहे? ये झूठ है कि नहीं? देश के सामने 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने झूठ पेश किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बनना है तो फिर क्यों कहा जा रहा है पॉलिटिकल मीटिंग में कि देखो हमने मंदिर बनवा दिया? आसिक साहब, मैंने पूरा मौका दिया ना, आप सुन लीजिए। दीन इलाही चलाने के लिए एक ही मस्जिद बनाई थी और भी बनाई है। एक किसी मस्जिद से इसी मस्जिद से मंदिर बनाया है जोधाबाई के लिए, वहाँ पर फतेहपुर सीकरी में मंदिर बनवाया है अकबर ने। और भी सर लड़िए मत हाजिक साहब और नवल किशोर जी, एक सेकंड, आप दोनों मेरी बात सुनिए। मैं फिर कह रही हूँ, हम दलील रखेंगे। नवल साहब सुनिए ना प्लीज, मैं कह रही हूँ दलील पर बात होगी। सब तू मैं हिंदू मुसलमान तो सारे चैनलों पर हो रहा है ना, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये बात सच है। हाँ नवल साहब, मैं इसीलिए तो मैंने सबसे पहले आपको नमन किया कि आपने कहा हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं आप। हाँ बिल्कुल, मैं मान रही हूँ आपकी बात। विष्णु जी, बस एक सेकंड में आपका रुक कर रही हूँ। मेरे साथ सीता साहू जुड़ चुकी है। हाँ बस विष्णु जी, सीता साहू हमारे साथ पक्षकार जो है वो जुड़ चुकी है। सीता जी, मैं फिर मुस्कुरा कर आपको मुबारकबाद दूंगी। आपका संघर्ष जो है वो सबने देखा है। ये आपको जो कोर्ट की तरफ से ASI के सर्वे की अनुमति मिल गई है, मैं उस पर पहली प्रतिक्रिया चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोग के लिए सारे सनातनियों की जीत है। ये सत्य पे से पर्दा उठाने की जीत है। जो कभी वालों के बल पे तोड़ा गया था, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया था, उसको सही साबित करने का ये समय आया है। जब ये जांच होगी वैज्ञानिक पद्धति से, तो जो सत्य बार बार कहा जा रहा है कि सत्य नहीं, वो सत्य सामने आ जाएगा कि वो मंदिर ही था और मंदिर हजारों साल पहले का था। वो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है। तो ये सत्य सामने आ जाएगा। मैं सारे सनातनियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए सीता जी, क्या यहाँ पर ये मसला हिंदू मुसलमान का है या फिर आपकी माँ श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना का है? बहुत ईमानदारी से मुझे बताइएगा। ये हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल मसला नहीं है, ये हम लोग की आस्था में है। नहीं, एक सेकंड रुकिए, वो माइक गिर गया है, मैं इंतजार करती हूँ। रुक जाए, हाँ रुकिए ना सीता जी, हाँ वापस। हम लोग जो हमारा चीजें जो कभी तलवारों के लोग तोड़ दिया था, और हम लोग कोई भी अहिंसा नहीं, हम लोग कोई भी हिंसा नहीं, हम लोग जो कभी तलवारों के बल पे तोड़ा गया था, उसको आज संविधान के जरिए कलम की ताकत से लड़ रही हैं। संविधान के तहत आप इस लड़ाई को लड़ रही हैं और इसीलिए
और इसीलिए मुझे आपसे ज्यादा प्रेम है, और प्रेम उन तमाम लोगों से है जो संविधान के रहते, संविधान के तहत, संविधान के रास्ते को अपनाते हुए कानून का सहारा लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। सीता जी, मैं आपका दोबारा रुक करूंगी, लेकिन उससे पहले बाकी और मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं ओपनिंग रिमार्क के लिए। लेकिन पहले विष्णु जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पहलू मैं बताना चाहता हूँ। हाँ। आपके चैनल के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है कोर्ट का। कोर्ट ने हमारी जो प्रार्थना पत्र है 327 वो अलाउ कर दिया है। कोर्ट ने एएसआई के डायरेक्टर को निर्देशित किया है कि साइंटिफिक सर्वे सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 पे करें। कोर्ट ने एएसआई के डायरेक्टर को यह भी कहा है कि डिटेल्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करें, जीपीआर टेक्निक से, एक्सकेवेशन से और डेटिंग मेथड से, और जितने भी अन्य मॉडर्न टेक्निक्स के उस हिसाब से सारा सर्वे किया जाए। कोर्ट ने डायरेक्टर ऑफ एएसआई को यह भी कहा है कि प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स और उनके वकील को अंदर जाने की इजाजत दी जाए और उनको एसोसिएट करके सर्वे कंडक्ट किया जाए, और कोर्ट के सामने 4 अगस्त तक ये रिपोर्ट सबमिट की जाए। कोर्ट ने डायरेक्टर ऑफ एएसआई को यह भी कहा है कि जरा एज और नेचर इस वेस्टर्न वॉल का क्या है, कितनी पुरानी है, इसकी जांच की जाए। कोर्ट ने डायरेक्टर ऑफ एएसआई को यह भी कहा है कि जीपीआर किया जाए 3 गुंबद के नीचे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये कोर्ट का मैं आदेश पढ़ रहा हूँ। कोर्ट ने 3 इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी खबर दे रहे हैं विष्णु जी, ये ब्रेकिंग न्यूज है। वो कोर्ट के ऑर्डर को पढ़कर सुना रहे हैं कि क्या क्या ऑर्डर ने, क्या क्या जज साहब ने ऑर्डर दिया है, और जो एएसआई के डायरेक्टर हैं उनसे कहा गया है। एक बार फिर से, हाँ विष्णु जी प्लीज। और कोर्ट ने वेस्टर्न वॉल के पीछे जो खाली मैदान है उसमें भी जीपीआर सर्वे को करने को कहा है। कोर्ट ने एएसआई के डायरेक्टर को यह भी कहा है कि जितने पिलर्स हैं उसका भी सारी जांच की जाए, उसकी डेटिंग एक्सरसाइज की जाए, और जो भी जांच और खुदाई के दौरान जितनी मूर्तियां मिले उसकी लिस्ट प्रिपेयर की जाए। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक्सकेवेशन और खुदाई जो पूछे वेस्टर्न वॉल के पीछे खाली मैदान है उस एरिया की जाए। और कोर्ट ने यह कहा है अपने ऑपरेटिव पोर्शन में कि बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए ये सारी चीज की जाए, और ये रिपोर्ट 4 अगस्त तक सबमिट करने की भी बात कही। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विष्णु शंकर जैन ये बता रहे हैं कि वो सारे इलाके, सिर्फ उस जगह को छोड़कर जहां पर वजूखाना है, या फिर ये दलील दी जा रही है जहां पर शिवलिंग है, उस इलाके को छोड़कर कंप्लीट पेरिफेरी जो है वहां पर अब एएसआई सर्वे कंडक्ट करेगी। वो इलाका जो वेस्टर्न वॉल बार बार कहा जा रहा था कि वो अलग से बनाई गई है, उसकी भी डेटिंग होगी, उसका भी सर्वे होने वाला है। वो सारे इलाके जो हिंदू पक्ष की तरफ से कहे जा रहे हैं कि ये देखिए, ये इशारा करते हैं कि यहाँ कभी मंदिर रहा होगा, हम चाहते हैं कि आप इसका सर्वे करवाएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उस सारे इलाके का सर्वे करने पर एएसआई के डायरेक्टर को कह दिया गया है। विष्णु जी, एम आई करेक्ट? वो सारे इलाके एक बार फिर से आप भारत 24 के दर्शकों को बता दीजिए कौन कौन से इलाके जहां एएसआई को सर्वे करने हैं और क्यों वो इलाके चिन्हित किए गए हैं। देखिए, जो वेस्टर्न वॉल है उसकी पूरी डेटिंग और उसकी जांच होने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। वेस्टर्न वॉल के पीछे जो खाली मैदान है बैरिकेडिंग तक, उसकी खुदाई और एक्सकेवेशन और सारी चीजें और आर्टिफैक्ट्स की लिस्ट प्रिपेयर करने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। जो 3 गुंबद हैं उसके नीचे ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के माध्यम से सर्वे करने का आदेश दिया है। जो पिलर है वहां पे उसकी जांच करने का आदेश दिया है कि ये पिलर कितने पुराने हैं, और साथ ही साथ जो वो पूरा परिसर है उसमें ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के माध्यम से कोर्ट ने कहा है कि आप ये सर्वे की एक्सरसाइज कंडक्ट करें। और 4 अगस्त तक, जो आज से 15 दिन बाद है करीब, कोर्ट ने अपना एएसआई को कहा है कि अपनी रिपोर्ट ये सर्वे करके हमें विष्णु जी, अब मुझे ये बताइए कि 4 अगस्त तक कैसे हो पाएगा अगर मुस्लिम पक्ष जो है वो ऊपरी अदालत जा रहा है या अपर कोर्ट जा रहा है? तो अब अगर ऊपरी अदालत इसमें स्टे नहीं लगाती तो सर्वे की एक्सरसाइज चलती रहेगी। एएसआई इस समय नीड ऑफ द आवर है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस आदेश के अनुपालन में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां पे तुरंत सर्वे की कार्रवाई शुरू करे, और जब ऊपरी अदालत इसमें जो भी कार्रवाई करेगी वो हम लोग ऊपरी अदालत में अपनी बात रखेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इसमें कोई भी कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ऑपरेटिव पोर्शन में पढ़ के बता रहा हूं, कोर्ट ने कहा है कि स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं होना चाहिए, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर औरंगजेब ने जगह बनाई है तो ये क्लियर हो जाएगा। औरंगजेब से पहले की बनी हुई है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इस पर आपका कोई सवाल, इस पर कोई आपत्ति कि कोई नुकसान पहुंचाए बिना एएसआई का सर्वे हो जाना चाहिए? देखिए, क्वालिटी ऑफ जजमेंट तो
पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया है, अपने हाथ में केस लिया है और नीचे की अदालत को उस पर क्वेश्चन खड़ा किया है। हाँ। इसलिए क्वालिटी ऑफ जजमेंट अभी भी क्वेश्चनेबल हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि ऊपर की अदालत इसको किस रूप में लेती है, स्टे देती है कि नहीं देती है। समझाइए क्वालिटी ऑफ जजमेंट के माने क्या है कि ये जो फैसला आया है कि एएसआई सर्वे करे, हाँ? ये सर्वे वास्तव में हो या इमीडिएटली इसको रोक देना चाहिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको देख न ले। जैसे अभी सील्ड इलाके को छोड़कर सर्वे की बात कही गई है, हाँ। तो जो सील्ड इलाका क्यों नहीं होगा सर्वे, क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार कर रहा है। हाँ। तो इस तरीके से एक ही परिसर में 3 अदालतों में अगर विचार होगा तो जस्टिस कैसे मिलेगा, ये क्वेश्चन है। 3 अदालतों में अगर एक ही परिसर को लेकर विचार होगा तो जस्टिस कैसे मिलेगा? विष्णु जी जवाब दीजिए। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ सबसे सिंपल सी बात, बड़ी लॉजिक की बात। आप कह रहे हो कि दोनों को स्क्रीन पर, प्रेम जी को और विष्णु जी को। हमने, आप कह रहे हो फाउंटेन है, हम कह रहे हैं शिवलिंग है, कैसे निर्धारित होगा? इसलिए हमने इसलिए हम इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को जांच का ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को गलत कोर्ट किया जा रहा है रिबुका जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि ट्रायल कोर्ट का जजमेंट गलत है या क्वालिटी ऑफ जजमेंट गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग में 19 मई को, मैं वहां पे था और एक बात बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला जो शिवलिंग की एसआई जांच का था 19 मई को आया था। सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्किंग डे था। सुप्रीम कोर्ट गर्मी की वेकेशंस के लिए जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि एक पक्ष आया है और डिटेल स्क्रूटनी करनी है, इसलिए इसको हम आराम से सुनेंगे। तो और इसकी अगली तारीख कोर्ट के जजमेंट का इंतजार क्यों नहीं किया गया? एक मिनट सर, बीच एक मिनट मुझे सर, एक मिनट देखिए। आप सर थोड़ा, मैं आपको रिकॉर्ड्स बता रहा हूं, बहुत वरिष्ठ है तो मेरी रिकॉर्ड सुन लीजिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे आप क्या क्लैरिफाई करिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2022, अगर मैं गलत कह रहा हूं कोई भी मुझे रेक्टिफाई करे, 20 मई 2022 को ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि आप इस पूरे मामले का ट्रायल करिए। तो वजू खाने की एसआई जांच का मामला एक अलग पक्ष है, पर बाकी पूरे परिसर की एसआई जांच हो, ये डिफरेंट मामला है। इस प्रॉपर्टी को आपको 2 हिस्सों में सेग्रीगेट करके देखना पड़ेगा। ओके ना विष्णु जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि आप इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने से क्या परहेज? अरे सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि ट्रायल कोर्ट को, कि ट्रायल कोर्ट इसका ट्रायल करे, तो ट्रायल कैसे आगे बढ़ेगा? बिना बाकी परिसर का एएसआई कराए ट्रायल ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा? हाँ। सीपीसी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हाँ। सीपीसी में सीधे इश्यूज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई से इसकी जांच कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या? ऐसा कब कह दिया? ट्रायल करने के लिए कहा है। मैं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल करने के लिए कहा है जब हम 7-11 जीत चुके हैं 2 कोर्ट से। देखिए विष्णु जी, एक मिनट, थोड़ा सा एक लाइन का। अच्छा सेंटेंस तो कंप्लीट करने दीजिए। प्रेम जी मैं तो पूरा मौका दे रही हूँ। अनिला जी मैं आपका रुख कर रही हूँ, मेरे 2 जो साथी वकील हैं मैं उनका भी रुख कर रही हूँ। बस ये एक चीज जो है कॉमन वो खत्म हो जाए, फिर मैं आपका रुख कर रही हूँ। हाँ विष्णु जी। भाई 7-11 हम 2 कोर्ट से जीत चुके हैं। 7-11 जीतने के बाद एक पार्टी को अधिकार होता है कि वो कमीशन की दरखास्त दे, उसके बाद इश्यूज फ्रेम होते हैं। ये सीपीसी की प्रक्रिया है, एक सीपीसी के ढंग से चलती है। सीधे अगर हम इश्यूज फ्रेम करने पे चले जाएंगे तो फिर मेरा राइट खत्म हो जाएगा। कमीशन की कार्रवाई बस एक लाइन मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? ट्रायल कोर्ट का तो काम ही होता है ट्रायल करना। सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल नहीं चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कभी ट्रायल नहीं चलते। मुझे एक सीधी सी नई बात नहीं है। प्रेम जी मुझे सीधी सी बात बताइए, ट्रायल कैसे होगा? मैं कह रही हूँ ये फैसला अगर करना है तो वो फैसला कैसे होगा? किसी तरह का कोई तो टेक्निक का इस्तेमाल होगा ना। अब मैं कह दूं कि मस्जिद है, अनिला जी कह दे कि मंदिर है, अब हम दोनों तो कहती रहेंगी और नवल किशोर जी की बात थोड़ी कोई आके मान लेगा कि नहीं मेरी तो भावना है कि वहां मंदिर है तो मंदिर रहेगा। या फिर यहाँ जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए वो कह नहीं मेरी तो भावना है यहाँ खुदा है, यहाँ पर हमें इबादत करनी है। ऐसे नहीं होगा ना, भावनाओं से नहीं चलता है। लेकिन भावना से चला है ना, भावना से चला है रूबिका जी। सुप्रीम कोर्ट देखिए बाबरी मस्जिद का फैसला अच्छा भाई भावना पर फैसला हुआ है। दोनों एक साथ नहीं, एक सेकंड। अश्विनी दुबे जी क्या अयोध्या का फैसला भावनात्मक था? पहले जवाब दे दीजिए कानूनी रूप से, क्या भावनात्मक था अयोध्या का फैसला या साक्ष्य के आधार पर? 5 जजेस की यूनानिमस जजमेंट और कम से कम 2 से 3 महीने तक लगातार आर्ग्यूमेंट्स हुई, रेगुलर डे टू डे आर्ग्यूमेंट्स हुई, हर एक पहलू पर आर्ग्यूमेंट हुई, साइंटिफिक सर्वे पर बात हुई, एएसआई के रिपोर्ट पर बात हुई। हाँ। और वो दैट मैटर ट्रेवल्ड फ्रॉम ट्रायल कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट।
एविडेंसेस इसी तरह से, जैसे विष्णु अभी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ट्रायल के बाद एविडेंसेस जब आएंगे तभी तो डिसाइड होगा, तभी तो कंट्रोवर्सी का एंड होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने विजडम से जो वजू खाना और शिवलिंग वाली जगह उसको प्रोटेक्ट किया है, और एएसआई सर्वे का मतलब ही होगा कि इस कंट्रोवर्सी को खत्म करना। और एएसआई एक गवर्नमेंट एजेंसी है और गवर्नमेंट जी ओके, मैं समझ गई हूं। आप मुझे ये बता दीजिए प्रेम जी, कोई दिक्कत है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से सर्वे होगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी? दूध का दूध पानी का पानी होगा ना, क्लियर बात। मैं कह ही नहीं रहा हूं कि मुझे दिक्कत है, मैं ये कह रहा हूं कि पहले भी अदालत का जो फैसला आया, निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपनी निगरानी में लिया। इसका मतलब है कि बाकी है, स्कोप बाकी है इस फैसले में भी। यही तो मैं कह रहा हूं। अनिला जी, अभी कुछ देर पहले कुछ और मुस्लिम स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर मुफ्ती शमून कासमी साहब भी हमारे साथ थे। वो ये कह रहे थे ये सब आपका किया धरा है, बीजेपी ये करवा रही है ताकि 2024 के चुनावों में आपको। वो नवल किशोर जी पहले ही हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अब कोर्ट को भी, संविधान को भी एक तरफ कहते हो संविधान मानता हूँ, कोर्ट मानता हूँ, और एक तरफ कहते हो कि साजिश है। हाँ बताइए अनिला जी। साजिश करता हूँ नहीं, पर सवाल है मन में तो उसका जवाब आना चाहिए। अनिला जी। मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल सावन का महीना है, महादेव का महीना है, और इस प्रकार की जब खबर आ रही है कि 4 अगस्त तक जो है सर्वे की रिपोर्ट जो है सबमिट हो जानी चाहिए, आप मुझसे पूछिए, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब आप बीजेपी की प्रवक्ता होने के नाते मैं खुश हूँ, वो कह लीजिए। अनिला सिंह जो शिव भक्त है उसके नाते मैं खुश हूँ, अब वो कह लीजिए। जो यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये सब करा रही है, तो बिल्कुल आप जो भी सोच रहे हैं आपका स्वागत है, आप सोचते रहिए। पर मैं तो बेहद खुश हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि चाहे वो बाबा विश्वनाथ की कर लीजिए और चाहे आप मथुरा, हम मेहनत करें सीता साहू और क्रेडिट ले जाएं आप, काहे भाई? नहीं, मैं तो करी, मैं खुश हूँ। सच्ची बात क्यों नहीं कह रही आप? खुश होने पे तो खुश हो जाइए, लेकिन इस पे क्लैरिफाई तो कीजिए ना। खुश हूँ। हाँ, आप जो है इसका फायदा उठा ले जाए। मेहनत बेचारा कोई और कर रहा है, सीता जी कर रही है दिन रात मेहनत, और आप कह रही हैं कि नहीं, आप सोच लीजिए मैं हूँ इसके पीछे। नहीं देखिए, आपको भी तो आनंद आता है ना। रुबिका जी, अभी ऋषि जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस सपोर्टर हैं, और इनकी बातें सुनकर मुझे एक जो शेर है ना, सभी ने सुना हुआ है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अरे ये हिंदू ही ऐसे हैं जिनकी वजह से जो मुस्लिम आक्रांता हैं आकर यहाँ पर हमारे मंदिर तोड़ गए, और तब का इतिहास जो चला आ रहा है वो वर्तमान में भी ऋषि जी जैसे लोग हैं उसको खूब चला रहे हैं। पर अनिला जी एक सेकंड सुनिए, प्रेम जी मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। अनिला जी नहीं, वो एक बात आपको पता है, ये हाजिक साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो शेर जो है वो मेरे लिए भी पढ़ सकते हैं। फिर तो हाजिक साहब कहेंगे कि ये मुसलमान ही हैं। रुबिका लियाकत देखिए यहाँ पर हिंदुओं की पैरोकारी करती नजर आ रही है। पत्रकार है, आप तो बैलेंस्ड हैं, आप गलत को गलत, मैं बैलेंस की बात नहीं, मैं बैलेंस की बात नहीं कर रही हूँ। आप यहाँ पे हिंदू मुसलमान करने से बचिए, मैं तो दलीलों की बात कर रही हूँ। अरे रुबिका जी क्या बात कर रही, मैंने आपके लिए कुछ कहा? मेरे लिए आप थोड़ी कुछ कहेंगे, मेरे लिए आप थोड़ी कुछ कहेंगे। समझदार लोग जो हैं ना, मैं बहुत अनबायस्ड तरीके से जो किसी के मन में सवाल आ रहा है उस सवाल को मैं सामने रख रही हूँ। नहीं, पहले मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप सवाल करिए। हाँ ठीक है। प्रेम कुमार जी बैठे, मैंने तो प्रेम कुमार जी के लिए कहा। यहाँ जो मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, मैंने किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, अरे ये तो मेरे अपने हैं ना, ये मेरे हिंदू भाई हैं, ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या इनको पता नहीं है कि काशी विश्वनाथ जो है किस प्रकार की त्रासदी से गुजरा हुआ है? और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, भारतवर्ष जो है 3 प्रकार की त्रासदी हम लोगों ने झेली है। एक तो जो मुस्लिम आक्रांता आए थे उनकी, दूसरे ये जो अंग्रेज आए थे उनकी, और तीसरी जो है कांग्रेस। आसिफ साहब, अकबर तो पैसा वापस अपने घर से लेकर आए थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मोदी जी अपने घर से पैसा लाकर मंदिर नहीं बनवा रहे। हाँ तो फिर आपने ये क्यों बोला? ना आसिफ साहब एक सेकंड, नहीं उसने अभी क्या बोला आपने? अभी आपने क्या बोला? डबल स्टैंडर्ड मत अपनाइए ना। अभी आपने कहा कि अकबर ने अपने पैसे से बनाया, फिर मैंने कहा अकबर का पैसा नहीं था, तो आप कह रहे हैं कि मोदी का पैसा है क्या? अरे ना, मोदी का पैसा नहीं, लेकिन अकबर का पैसा। गजब करते हैं आप।
अयोध्या में पैसा लग रहा है, सिर्फ वहाँ पर पूजा करने में सरकारी प्रधानमंत्री के आगमन पे बताइए, घर का पैसा था, प्रधानमंत्री का अपना पैसा था, बताइए देश की जनता को किसका पैसा था? अरे जनता का पैसा है, वो हमारे टैक्स का पैसा है, हिंदू मुसलमान का पैसा। सुनिए ना आसिफ खान साहब, मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए ना। आचार्य नवल किशोर जी, ये किसका पैसा है? राम मंदिर किस पैसे से बन रहा है, किसके पैसे से बन रहा है? भक्तों के पैसे से। किसी सरकार का एक फूटी कौड़ी नहीं लगी है, प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। दीजिए साहब, बताइए कौन सा संगठन बनवा रहा है, कौन सा संगठन बनवा रहा है, बताइए। देश के 135 सवाल पूछ लिया, पहले पूछ लिया। अनिला सिंह जी, किसके पैसे से राम मंदिर बन रहा है? रुक जाइए अनिला जी, अनिला जी। नहीं, अभी जो आचार्य नवल किशोर जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है, पर मुझे उत्तर इनसे हाजिक साहब से ये भी चाहिए। हाजिक साहब, आप तो आवाज बिल्कुल नहीं उठाते हैं। आर्टिकल 14 का जो है, जो बहुत लोग दुआई देते हैं, वो ये भी तो आवाज लगा दें कि 80% मंदिरों में जो दान आता है वो सरकार ले जाती है। ठीक है, आपके यहाँ पे मजार पे कुछ आ जाए, गुरुद्वारे में कुछ आ जाए, हाँ, गिरजाघर में कुछ आ जाए, वो कहीं नहीं जाता है, पर मंदिरों से 80% जो है सरकारें ले आती है। फिर उसके बारे में भी तो कुछ बोल दीजिए। उसके बाद राम मंदिर बन रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? बताइए देश को, कौन से खाते के एतबार से मंदिरों का पैसा आया? संदीप दुबे जी, संदीप दुबे जी, आप मुझे ओके। आचार्य नवल किशोर, हाजिक साहब रुक जाइए। संदीप दुबे जी, प्लीज ब्रिंग सेंस। मुझे ये बताइए, यहाँ पर अब इस बात को लेकर चर्चा हो गई है कि सरकार मंदिर बनाने के तो पैसे दे रही है, लेकिन मस्जिद बनाने का 1 रुपया नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं दे रही। हाँ, नहीं, आचार्य नवल जी, मैंने आपकी बात सुन ली, हाजिक साहब की भी सुन ली। अभी मुझे 45 दिन अमेरिका रहने का मौका मिला और उसी समय शायद ये भारत 24 में आप आई भी थी। मैं वहाँ बैठ के सैन फ्रांसिस्को से आपको मैं देख रहा था, यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। दूसरा, जब वहाँ से हम यहाँ देखते हैं भारत को, तो हमें ये लगता है कि पूरा विश्व टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, साइंस में आगे बढ़ रहा है, और हम हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ रहे हैं, हम धर्म में आपस में लड़ रहे हैं। हमारे नौजवानों को, चाहे किसी जाति धर्म के हों, वो बेहतर सोचना, बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, उसको हमें करने देना चाहिए। और जो ये न्यायिक आदेश है, वो एक साइंटिफिक आदेश है, इसमें दोनों पक्ष को खुश होना चाहिए, खासतौर से मुस्लिम समाज को भी और हिंदू समाज को भी, कि हम भाईचारे के माध्यम से अपनी जो कोई समस्या किसी को लगती है कि कोई समस्या उसके पास है, तो यहाँ की न्यायिक प्रणाली इतनी अच्छी है, इतनी स्ट्रांग है कि उस समस्या के समाधान करने में सक्षम है। तो ये लड़ाई का मामला नहीं है, ये भाईचारे का मामला है, और आपस में ये भाईचारा काम करके हमें काम करना चाहिए। ये तो बहुत ही मुफीद सिचुएशन होगी ना। कासमी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो तो हर बार इस बात का जिक्र करते हैं, वो तो हर बार कहते हैं कि भाईचारा दिखाओ, बड़ा दिल करो, 3 ही चीजें तो कह रहे हैं, और बड़ा दुख हो जाता है उन लोगों को। क्या है? अयोध्या तो अभी झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। ठीक है, अगर इनके मन में इतना पाप और इतनी आप लोगों को लेकर नफरत होती ना हाजिक साहब, तो फिर नारा ये होता कि अयोध्या तो बस झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हमारे 3 बड़े आराध्य देवता हैं। कौन सर? अयोध्या में राम हो गए, मथुरा में कृष्ण हो गए, और ज्ञान वापी में शिव जी हो गए। 3 भगवान हैं। ये कहाँ पूजने जाए? कहाँ जाएंगे? सऊदी अरब तो जाने से रहे, दुबई तो जाने से रहे। हाजिक साहब कहाँ जाएंगे? अपनी ही धरती पर अपने ही प्रभु की आराधना करने के लिए कानूनी लड़ाई। ये बताइए किस मुल्क में ऐसा होता है? मेजॉरिटी बिल्कुल पवित्र तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ रही है कि मुझे अपने मंदिर में अपने भगवान की आराधना करने दो। हाजिक साहब, मैडम, क्या सुप्रीम कोर्ट के कानून को नहीं मानेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट के कानून को तो मान रहे हैं, कानून का ही तो मैं जिक्र कर रही हूं। मस्जिद का फैसला करते हुए ये कहा कि 1949 में जो मूर्ति रखी गई वो गलत था, 3 कोडिंग किया उसने। 49 से पहले भी तो चाहिए ना सर। मंदिर से पहले नहीं था, उसके बाद भी मंदिर के फेवर में दिया। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कोई मुखालफत नहीं की, और ये कहा एक मिनट मैडम, मुसलमानों की मुखालफत की बात कर ही नहीं रही हूँ हाजिक साहब। मैं एंटी मुस्लिम नहीं हूँ, प्लीज मुझे वो पोट्रे मत कीजिए आप। आपको नहीं, किसी को नहीं कह रहा मैं हाजिक साहब सुनिए, हाजिक साहब मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा है
मैं ये कह रही हूं कि क्या मुसलमान बड़ा दिल दिखाते हुए ये नहीं कह सकते कि यार ये 3 बड़ी चीजें आपकी, 3 बड़े भगवान आपके, आप एक ट्रीटी साइन कर लीजिए, आप ये कह दीजिए कि ये 3 बड़ी चीजें आपकी, ये आपके सुपुर्द है। आक्रांता आए, इन्होंने ले ली, ये उनकी बेवकूफी थी, लेकिन हम बड़ा दिल दिखाते हैं। आप अपने भगवान की यहाँ आराधना कीजिए, क्योंकि आप कहीं और नहीं जा सकते हैं। हक की बात कीजिए ना। मैडम आपसे भी कहना चाहते हैं सवाल, और इन जितने बैठे पैनलिस्ट, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद में हिंदुओं की थी, जो क्या कहते हैं अयोध्या की, उसकी मथुरा की ईदगाह हिंदुओं की थी। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि हमारे देश के हिंदू भाइयों के जो बुजुर्ग थे, इन्होंने कितनी बिल्डिंगें बनाई दुनिया में जो हिंदुस्तान में अभी तक बाकी है? मुसलमानों की ही बिल्डिंगों पर एक भी इनका ऐसा नहीं है, एक भी ऐसी चीज नहीं है जिस पर ये कह दे हमारे अरे क्या बात कर रहे हैं सर, दिल्ली से क्या बात कर रहे हैं मुगलों की और अंग्रेजों की हिस्टोरिकल नहीं है। आसिक साहब देखिए कितनी गलत बात है। आसिक साहब ना 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 ना, आसिक साहब बहुत गलत बात, आसिक साहब बहुत गलत कहा, बहुत गलत, बहुत गलत। आप गए ही नहीं है अजंता एलोरा केव्स चले जाइए, वहां दक्षिण के मंदिरों को देख लीजिए, आपकी रूह कांप जाएगी। अरे ये हिस्टोरिकल ही तो है ना, क्या हिस्टोरिकल नहीं है? वो भी मुसलमानों ने बनाए वो मंदिर, मुसलमानों ने बनाए हैं। मैंने पढ़ा है। आचार्य जी एक सेकंड रुकिए, डॉक्टर एच.एस. रावत, डॉक्टर एच.एस. रावत और कासमी साहब आप करिए एक सेकंड। डॉक्टर एच.एस. रावत, डॉक्टर एच.एस. रावत, मैं जवाब दूंगा इनको। हाजिक खान की डॉक्टर एच.एस. झूठ का रावत 1026 के अंदर महमूद गजनवी में सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया, लूटा। आपने इतिहास पढ़ा होगा। उस समय पर काशी विश्वनाथ भी था और उस समय कृष्ण जन्मभूमि भी थी। और आप बात कर रहे हैं कि औरंगजेब ने अकबर ने इसको बनवाया था काशी विश्वनाथ को। अरे इतनी झूठ तो ना बोलो कम से कम। 1026 में कितनी बार सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, कितनी बार लूटा गया, आपको पता नहीं है इतिहास? आप सलाम इतने बड़े चैनल पर झूठ बोल रहे हो। 16 बार आपको जानकारी नहीं क्या? पूरे विश्व के अंदर इस बात का पता है। आप झूठ बोल रहे हो सरेआम, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको जानकारी नहीं है, आप झूठ बयान कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, बयान नहीं कर रहे हैं। मंदिर तक पहुंचे नहीं पाए। आसिक साहब रुकिए ना। अरे मैं भाई जो कर गए वो कर गए, उसकी कौन आज कौन इतिहास, हम इतिहास के स्टूडेंट थे। साहब आप बहुत बढ़िया स्टूडेंट हैं। ठीक है नहीं आप सही कह रहे हैं, मैं आपके इतिहास पर यकीन कर लेती हूँ। मैं तो नए हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, मैं तो आगे बढ़ने की बात कर रही हूँ। आप काहे पीछे जा रहे हैं? और वो कौन से अपने चिचा लग रहे थे जो उनके लिए लड़ना? क्या अपने चिचा लग रहे हैं? तो फिर बात खत्म कीजिए ना। कासमी साहब, आचार्य नवल, हाजिक साहब, आचार्य जी, मैं कह रही हूँ आपने हमको जाना ही नहीं ना उसमें, उस जगह जाना ही क्यों? मुफ्ती शमून कासमी ये गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, ये दर्शकों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। अरे सर ये सब फालतू बातें मत कीजिए आसिक साहब प्लीज। मुझे इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं पसंद है सर, प्लीज छोड़ दीजिए इसको, ऐसा मत कीजिए ना प्लीज। ये बाकी सारी जगह पर आप ये सब करते रहते हैं, यहाँ पर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आसिफ साहब। नहीं आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट की तरह बात कीजिए, बात खत्म कर दीजिए। हाँ शमून साहब, पूरा विश्व देख रहा है हमें, और हम पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को एक ख़ानदान मानते हैं। और अभी संदीप जी ने अमेरिका का जिक्र किया, तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए अगर उन लोगों ने गलतियां की हैं तो उन गलतियों का इजाला करने का समय है। और जब हम एक, हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं, मस्जिद और मंदिर दोनों ईश्वर के घर हैं, तो हम फिर बैठ कर के, जैसे नवल किशोर जी ने कहा कि भाई एक अच्छा होता कि सद्भावना के साथ हम इन मुद्दों को अपने हल कर लेते। और मैं आज ये समझता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि इसका भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री या उन्हें कोई फ़ायदा होने वाला है, मैं तो ये कहता हूं कि आज की सरकार जो काम कर रही है, देश के अंदर कहीं भी ऐसा कोई मामला नहीं है कि जहां भेदभाव हो रहा हो। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम हो रहा है। और बात सुनो, मैं तुम्हारे बीच में, अरे भाई मेरी बात खामोश रहो, अरे खामोश तो रहो यार। आसिक साहब
हम तो ये मुफ्ती साहब, कहते हैं कि मुफ्ती 60 साल शगुन तक जो कासमी साहब। जिन्हें तुमने चुना है, बताओ उन्होंने कितने दंगे कराए? 25 लाख से ज्यादा हिंदू और मुसलमानों की 1947 और आज तक हत्याएं हुई हैं और आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। और भारतीय जनता यानी बीजेपी और आरएसएस से डरा करके आप जैसे लोगों ने बरगलाया मुसलमानों को, और आज मुसलमान मस्जिद मंदिर के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मुफ्ती साहब एक सेकंड रुकिए, आपने बहुत अच्छी बात की। हाजिक साहब, आपको बीजेपी से एलर्जी है? आरएसएस से एलर्जी है? हाँ, नहीं। आपको मोदी से एलर्जी है? नहीं है। इन तीनों से आपको किसी तरह की नफरत है? नफरत ये है हमें। नहीं, एक सेकंड, है कि नहीं? नफरत नहीं है, लेकिन हम ये सवाल करना चाहते हैं। शिकायत है। शिकायत क्यों? देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ सुनिए मिस्टर अन्याय होगा और खामोश रहेंगे। अरे क्या अन्याय? 2 महीने से चल रहा है। एक प्रधानमंत्री का बयान हुआ 80 दिन में। आप क्या बात कर रहे हो? औरतों को नंगा घुमा दिया। कार्रवाई हो रही है, मुझसे आप कार्रवाई हो रही है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ओके, नवल जी एक सेकंड, नवल जी एक सेकंड। हाजिक साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इधर देखिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो मणिपुर में लड़कियों को, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया तो पीएम को इस्तीफा देना चाहिए। ओके, वहां पश्चिम बंगाल में ठीक ऐसे ही एक महिला को, जो बीजेपी की कैंडिडेट थी, निर्वस्त्र घुमाया गया। मैं आपको अभी वो वीडियो दिखा देती हूं। क्या ना, रुकिए, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, ममता जी और आज के नेता नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। अच्छा, पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। देश के नेता सर, ये डबल स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। इस्तीफा देना चाहिए ममता जी को भी। अगर ऐसा गुड, अब ये कहिए ना। और आपने क्या किया? अब आपने क्या किया हाजिक साहब? और आपकी तरह अब आप हाजिक साहब, हो ये जाता है कि आप जैसे लोग जब स्क्रीन पर आते हैं, टीवी पर आते हैं और वो चिल्ला कर पश्चिम बंगाल का जिक्र करके मोदी का इस्तीफा तो मांगते हैं, लेकिन अगर रूबिका लियाकत ना बैठी हो या कोई और सवाल पूछने वाला ना बैठा हो तो वो ज्यादातर मुसलमान क्या सोचेंगे? देखो कितने बदमाश लोग हैं, इतनी खतरनाक चीज हो गई और इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आप अर्ध सत्य बताते हैं। पूरा मैं बताती हूँ ना। मैंने सवाल आपसे पूछा, आपने तो छुपा दिया था कि पश्चिम बंगाल में भी इसी तरीके से औरत को नग्न करके घुमाया गया। वहां पर आपका ईमान नहीं डोलता। लेकिन मणिपुर में अब आए ना, पहले तो आप पीएम का इस्तीफा मांग रहे थे ना। केवल आप ये कहिए कि मुझे इस्तीफा ममता का भी चाहिए और पीएम का भी चाहिए, तो मैं मान लूं। तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश, और इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। होश नहीं है इनका। हाजिक साहब, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। ओके, अब मुझे अब एक सेकंड, प्रेम जी ने मुझसे थोड़ा वक्त मांगा था। वो कोई बात कहना चाहते थे, इतनी दूर से आए हैं। प्रेम जी, मैं ब्रेक लूं उससे पहले आपसे ये आपके लिए वक्त है। मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल हट करके अनिला जी के उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि जिन्होंने कहा कि आप हिंदू होकर के आप ऐसा रिएक्ट करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे रूबिका जी हो, चाहे प्रेम कुमार हो, हिंदू या मुस्लिम होकर नहीं, हम हिंदुस्तानी होकर बात करते हैं। और जब भी बात करते हैं, देखिए इस मस्जिद मंदिर के ही सवाल पर बात होती है, तो अविभाजित हिंदुस्तान में भी न जाने कितने मंदिर तोड़े गए हैं। क्या हम वहां बदलाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आज सुन लीजिए, लेकिन तो आज हम जबकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, तो क्या बहुसंख्यकवाद चलाएंगे? हम भी पाकिस्तान बन जाएंगे, हम भी बांग्लादेश बन जाएंगे। हम हिंदुस्तान की चर्चा करते हैं। प्रेम जी, एक मेजर डिफरेंस है। हम पाकिस्तान इसलिए नहीं बन सकते हैं, हम बांग्लादेश इसलिए नहीं बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नवल किशोर जी, एचएस रावत जी, अनिला सिंह जी और बाकी तमाम लोग कानूनी लड़ाई लड़े हैं। हथियार लेकर गए और तोड़ दिया, ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है प्रेम जी। बिल्कुल यहीं पर एक बात, हम कभी भी पाकिस्तान बन ही नहीं सकते। बिल्कुल यहीं पर एक बात करने की जरूरत है कि हम ऐसी सीरीज एक के बाद हम आने वाली पीढ़ियों को न दे जाएं कि मंदिर मस्जिद में ही देश कोर्ट के बाहर फैसला हो जाए, बड़ा दिल दिखाए, कोई बीच का फैसला मान ले। ओके सर, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि किसी को पर्सनली ठेस पहुंचाए, अपने दिल की बात कह दें, दलीलें रख दें, और इस शो में ये हुआ है।
वरना हर बार ये होता है हिंदू मुसलमान, हिंदू बुरा, मुसलमान बुरा, और बहुत गड़बड़ी हो जाती है। मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूं कि आपने मर्यादा का पालन करते हुए अपनी सारी बातों को रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 के इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। आप देखते रहिए भारत 24।